बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफाज़ है और मैं आज आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ सोशोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ के साथ। आपके पास हमने सोशल प्रॉब्लम्स जो आपका हमारा सेक्शन है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो करवा रहा हूँ, लाइक पॉवर्टी हो गया, और आप पॉपुलेशन के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो बच्चों साथ साथ जो है हमारा एक सेक्शन और रहता है जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है। आप 2020 के अंदर देखें तो आपके पास इसके अंदर से एक 10 नंबर का शॉर्ट आपके पास नोट आया हुआ है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर, ठीक है जी। तो उससे पहले अगर आप 18 में चले जाएं तो 18 के अंदर पूरा का पूरा सोशोलॉजिकल रिसर्च जो डिज़ाइन होता है उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर आपके पास स्टेप्स हैं 7-8 करीब के स्टेप हैं, कहीं 5-6 भी लिखे होते हैं, तो मोरलेस एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपके पास 10 नंबर का सवाल आया हुआ था, 19 में क्वेश्चन आया हुआ था, 17 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये सेक्शन ऐसा है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं और इस दफ़ा पीएमएस के अंदर भी इसके अंदर क्वेश्चन आने की चांसेस है। तो मैंने कहा ये टाइमली आप लोगों को ये सेक्शन करवा दिया जाए। तो बच्चों हमारा जो आज का सेक्शन हम स्टार्ट करने लगे वो है मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या वो वजूहात थी, क्या वो हमारे पास कुछ चीज़ें सामने आई कि सोशल इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, ठीक है। होता बच्चों कुछ यूँ है कि हमारे पास जो हमारा ये सोशल वर्ल्ड है इसके बारे में जो हमारे पास जो नॉलेज होता है, जो ट्रूथ होता है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ ज़रिए के ज़रिए हम तक पहुंचता है। उसमें मतलब कुछ इंडिविजुअल पर्सनस की राय भी हो सकती है, वो कुछ हमारा रिलीजन भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे आबा व अजदाद भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कुछ एक्सपर्ट जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं वो भी हो सकते हैं, कुछ फ़िलासफ़र्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे पास सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक जो कुछ भी आएगा, ठीक है, उसके जो सोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ होंगे। और प्रॉब्लम यह है क्योंकि हमारा सोशल जो वर्ल्ड है वो लेबॉर्ट्री की तरह काम नहीं करता, कि एक लेबॉर्ट्री और सोशल वर्ल्ड के अंदर फ़र्क है। यहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो अब ज़रूरत इस बात की पेश आई कि ये जो हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से जो हमारे पास सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, क्या इसको वेरीफाई किया जा सकता है। मतलब आपके पास कोई इंडिविजुअल पर्सन एक राय देता है आपको सोशल वर्ल्ड के बारे में, तो उस राय को, उस फैक्ट को, उस ओपिनियन को आप क्या वेरीफाई कर सकते हैं। क्या वो जो एक सोशल वर्ल्ड के बारे में उसने एक पार्ट से रिलेटेड अगर कोई उसने बात की है, क्या वही बात, वही फैक्ट किसी दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे भी अप्लाई होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ कुछ यूँ कि देखा जो गया वो ये देखा गया कि ये अनवेरीफाइबल होती हैं, ये जो हमारी ओपिनियंस होती हैं। तो ज़रूरत ये पेश आई कि कोई एक सिस्टमेटिक अप्रोच ऐसी लेकर आई जाए जो कि हमारे सोशल वर्ल्ड को वेरीफाइबल फैक्ट्स एंड फिगर्स के तौर पे पेश करे। यानी कि जस्ट पोज के अगर कोई पॉपुलेशन के ऊपर कोई स्टडी आती है, ठीक है, तो वो वेरीफाइबल होगी, ठीक है। किस तरीके से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो कुछ भी हमारा सोशल वर्ल्ड के में होगा, ठीक है, उसको एम्पिरिकली तौर पे, ठीक है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के तहत उसको स्टडी किया जाएगा, ताकि आने वाले जस्ट सपोज के एक पॉपुलेशन के ऊपर कोई स्टडी आई है, ठीक है, थोड़ा टाइम बाद एक और सोशोलॉजिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस स्टडी को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो उसको टेस्ट कर सकता है। 19-20 का फ़र्क होगा ज़रूर, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा क्योंकि कांस्टेंट नहीं है ना, हर चीज़ चेंज हो रही है सोशल वर्ल्ड में, लेबॉर्ट्री तो नहीं है ये, ठीक है, तो चेंज हो रही है। लेकिन एट द एंड आप ये देखेंगे कि अगर उस स्टडी को जब दोबारा से उसे टेस्ट किया जाएगा, दोबारा से सारे वही स्टेप्स उसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे, तो मोर और लेस वो आपको सेम नज़र आएगी, ठीक है। जो सपोज के मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ज़राए से आप ये देखते हैं कि पॉपुलेशन की काउंट होता है। अब देखिए, मैंने आपको कल लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि 7.774 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। अब आप कहीं और देखेंगे तो आपको ये मिलेगी 7.2, 7.4, 7, 7.5, 7.9, 7.8। तो आप देख रहे हैं कि 7 का जो डिजिट है वो हर जगह पे टच हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी किया गया है। आप देखेंगे कि हर जगह पे आपको ये नज़र आएगा कि तकरीबन 84 मिलियन पीपल जो है वो आपके पास हर साल ऐड हो रहे हैं। तो किस तरह हो रहे हैं, अगर आप कोई और स्टडी देखेंगे तो कहीं आपके पास 81 आ जाएगा, कहीं 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो मोरलेस आप देख रहे हैं कि ये वेरीफाइबल होता है।
तो ये किस तरह से आया, ये आपके पास बच्चों सोशल इन्वेस्टिगेशन के कॉन्सेप्ट से आया। मेरे ख्याल में मैंने बड़ा डिटेल से आपको समझाया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं उनको सिस्टमैटिक वे के अंदर अगर स्टडी करने का नाम आपके पास सोशल इन्वेस्टिगेशन है। अ मेथड ऑफ इंक्वायरी विच प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड इज वेरीफाइबल। ये देखें, ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये वेरीफाई किए जा सकते हैं, ये जो हम मेथड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और जो हम ये इस सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत उस पर्टिकुलर इशू को स्टडी करेंगे, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। सोशल रिसर्चर्स एक्सप्लोर ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू गेन अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी and how to help them make better choices. Anything from a question about a new trend of an age old behavior can inspire new research. ठीक है, तो कहते हैं कि जो सोशोलॉजिस्ट हैं, ये सोशल रिसर्चर्स हैं, ठीक है, वो जो इंसान के जो तमाम एरियाज़ हैं, एरियाज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग को ना मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं। उस अंडरस्टैंडिंग से बेहतर बनाने के बाद क्या होगा कि वो जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं उनको कोप अप करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए बेटर चॉइसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेसिकली एक माइंड सेट होता है एक सोशोलॉजिस्ट का, सोशल रिसर्चर का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई सोशल इन्वेस्टिगेशन की या सोशोलॉजिकल रिसर्च की, तो यही कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Our knowledge of social world is limited to our immediate and limited life experiences. ठीक है, अब मैं इस पार्ट में रहता हूँ, एशिया के पार्ट में, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि अफ्रीका के, यूरोप के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारा जो नॉलेज है सोशल वर्ल्ड पे, वो ज़ाहिर सी बात है लिमिटेड होगा। एक पार्ट के अंदर बैठ के आप दूसरे पार्ट के बारे में राय कायम नहीं कर सकते या परसेप्शन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्यों क्या है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड है। Without some kind of systematic research, we cannot answer the even basic questions such as how many people live in the world. ये तो बहुत ही बेसिक सा आंसर है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, मैं आपको ये कहूँ कि कितने जो लोग हैं वो दुनिया के अंदर रहते हैं, उसके बाद मैं ये कहूँ कि कितने मर्द रहते हैं, कितने औरतें रहते हैं, कितने उसके अंदर दूसरे आपके पास ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं, कितने ब्लैक हैं, कितने वाइट हैं, कौन किस कास्ट का है, किस तरह कास्ट का है, किन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किन की पॉपुलेशन कम है, और किसी की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो क्यों है, किसी की कम पॉपुलेशन है तो वो क्यों है, किस किस पार्ट के अंदर कितने कितने लोग रहते हैं, और इस पार्ट के अंदर इतने लोगों की क्यों आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है। देखें, एक ही पॉइंट से कितने सारे हमने क्वेश्चन निकाले, तो क्या एक पार्ट के अंदर बैठा हुआ एक बंदा तो क्या पूरे वर्ल्ड के बारे में ये राय काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया, तो ये आपके पास वजह होती है कि हमें एक सिस्टमैटिक रिसर्च, एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो हमारे पास सेम आती है, क्योंकि सोशल वर्ल्ड हमारे पास बिल्कुल चेंजिंग होता रहता है, तो इसके बारे में और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि प्रिडिक्शन करना। ठीक है, और हर जो पूरी दुनिया है उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उनके अंदर सब के अंदर जो आपके पास फिनोमिनाज है वो सेम नहीं है। अब आप ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ आप पॉपुलेशन ग्रो का ट्रेंड और देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आप और तरीके से ट्रेंड देखते हैं। तो ये आप कैसे पता लगेंगे? क्या आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बता देंगे? आपको एक स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी, एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। Also, the answers to the more complex question about why working class children get worse result at the school, or why the crime rate has been increasing in urban areas as compared to the rural areas. Again वही वाली बात जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि पॉपुलेशन के हवाले से मैंने मुख्तलिफ डायमेंशन बताई हैं, आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या ऑब्जर्वेशन से सिर्फ ये बता देंगे कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, जब, या फिर इसको मैं एक मोल्ड कर देता हूँ कि अर्बनाइजेशन होने से क्राइम रेट के अंदर क्यों इजाफा हुआ है, तो आप इसका डायरेक्ट आप इसका वो नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें सोशोलॉजिकल रिसर्च की ज़रूरत पड़ी। फिर मैंने इन्हीं कोई बुलेट पॉइंट के अंदर लिख दिया है, वजह बता दी है कि मोस्टली फैक्ट्स अबाउट सोशल अराउंड अस आर बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन, एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं। ठीक है, अनवेरीफाइबल होती हैं, वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। जो एनालिसिस जो एक कर सकता है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है कि जब एक इंडिविजुअल एक एनालिसिस करेगा तो वो सब्जेक्टिव एनालिसिस होगा ना,
ठीक है। अब सब्जेक्टिव एनालिसिस को हम राय तो कायम नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जो साइंस है वो क्या करती है, वो एम्पिरिकल एविडेंसेस के ऊपर रिलाई करती है, ठीक है। वो ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, इनको वो टेस्ट किया जाता है, इन ओपिनियंस को, इन ट्रेडिशंस को, और फिर देखा जाता है इनमें कितना सच है कितना गलत है। अच्छा, फिर अब एक जो आपको पता है साइंस की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कुछ भी कर लें, ठीक है, एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है, अगर वो वेरीफाई होता है, वो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी एक्सपेरिमेंट वही प्रूव होगा। तो क्या होता है, रीजनरेट कर सकते हो आप, ठीक है, आप उसी प्रोसेस को दोबारा फॉलो करें। अब H2O की जो कॉम्पोजिशन है वो दुनिया की किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर एक जैसी रहेगी, क्यों? क्योंकि आप उसे वेरीफाई कर सकते हो, वही प्रोसेस आप सारा करें, आप H2O की जो कॉम्पोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो रिलायबल होती है जो आपके पास सोशोलॉजिकल रिसर्च या सोशल इन्वेस्टिगेशन होती है, एक्यूरेट होती है। तो ये वजूहात हैं कि हमें इसका जो फ़ायदा होता है। अच्छा जी, अब बच्चों आपके पास टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। देखें, आप कोई भी आर्टिकल ले लें, कोई भी आप बुक ले लें, चाहे लोकल ले लें चाहे फॉरेन ले लें, मोरलेस आपको ना यही आपके पास टाइप्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखें, आपके पास जो रिसर्च है, एक तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। अब डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है ना, इनका फोकस क्या होता है? इनका फोकस ये होता है कि आप हमारी ये जो रिसर्चर्स वो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को चलेंगे, उनका व्हाट पार्ट के ऊपर फोकस होगा, उनका वाई पार्ट पे फोकस नहीं होगा। जस्ट सपोज के दो कैंडिडेट जीत रहे हैं, ठीक है, कि आपके पास दो कैंडिडेट के दरमियान में मुकाबला हो रहा है, तो ये बताया जाएगा कौन सा जीतेगा, ये नहीं, इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा क्यों जीता, ठीक है। तो व्हाट पार्ट के ऊपर आपके पास फोकस होगा, वाई पार्ट पे नहीं होगा। आपके पास दो प्लेयर हैं ए और बी, कौन सा ज़्यादा रन्स करेगा, किसने ज़्यादा रन्स किया, क्या ए प्लेयर बी प्लेयर से ज़्यादा रन्स करेगा या बी प्लेयर ए प्लेयर से ज़्यादा रन्स करेगा, क्यों करेगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपके पास होती है, ठीक है। इस तरीके से जैसे आजकल आपके पास अब जैसे आगे चल के आपके पास इलेक्शंस आएंगे तो दो कैंडिडेट्स आपके पास खड़े होंगे, ठीक है। तो हमने ये बताना है क्या कैंडिडेट ए जीतेगा, कैंडिडेट बी जीतेगा, ठीक है। ये नहीं बताएंगे, इसके ऊपर फोकस नहीं होगा कि क्यों ए जीतेगा और क्यों बी हारेगा, ठीक है। तो ये आपके पास व्हाट पार्ट के ऊपर फोकस होगा, इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलेंगे। Descriptive research is defined as the research method that describes the characteristics of the population or the phenomena that is being studied, ठीक है। ये एक जनरल एग्जांपल के साथ दी हुई है। उसके बाद हम जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसका जो फोकस होता है, डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द डेमोग्राफिक सेगमेंट विदाउट फोकसिंग ऑन व्हाई अ सर्टेन फिनोमिना अकर। ये बताया जाएगा कि ये फिनोमिना अकर हुआ, क्या ये फिनोमिना अकर होगा, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा कि ये फिनोमिना क्यों अकर हुआ, ठीक है। तो वाई पार्ट पे जब फोकस नहीं करेंगे तो आपके पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगी, ठीक हो गया जी। तो ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया, आप कोई भी एग्जांपल लिख दें, आप दो प्लेयर्स के मुकाबले में लिख दें, फाइटिंग के मुकाबले में लिख दें, बॉक्सिंग के कुछ भी लिख दें, तो आपका ये आप अपनी मर्जी आपकी। एक्सप्लोरेटरी जो आपके पास रिसर्च है, ये आपके पास क्या होती है? देखें, ये एक्सप्लोरेटरी जो होती है ना, इसके अंदर एक कोई प्रॉब्लम जो सोसाइटी के अंदर आपके पास मौजूद हो ना, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। लेकिन जिस प्रॉब्लम को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना, वो क्लियरली डिफाइन नहीं होती, एक बात याद रखें। अच्छा, क्लियरली डिफाइन क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एक या एक से ज़्यादा ना वेरिएबल्स के ऊपर रिलाई कर रही होती है। मतलब जैसे ही आप उसको स्टडी करने लगते हैं, उस प्रॉब्लम को, कोई एक नया पॉइंट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्लोरेट, इसमें एक्सप्लोर किया जाता है। ये भी होता है कि आप कोई प्रॉब्लम को स्टडी करने लगते हैं तो आप एक नए पॉइंट के साथ सामने आ जाते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इससे एट द एंड साबित क्या होता है? इससे ये होता है कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो कभी भी कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं होता, नतीजा खेज रिजल्ट नहीं आता। यानी कि येस और नो में आपके पास जवाब आपके सामने आता। एक कॉम्प्लेक्स, एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि मजीद कॉम्प्लेक्स आपके पास सिनेरियो सामने आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना, जैसे आप किसी इशू को जाते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ डायमेंशन एक्सप्लोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर इशू, ठीक है, नॉट ऑलवेज यूजफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड ये कभी भी नहीं होती, हमेशा यूजफुल इन अ सेंस ये तो होती है कि आप नए डायमेंशन को एक्सप्लोर कर जाते हैं, लेकिन कभी भी आपको इसका जो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है वो इसके अंदर नज़र नहीं आती। Whenever we talk about the imbalance of power between three branches of state, देखिए पाकिस्तान, यूएसए के अंदर आपके पास ये थ्री बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, जो आपके पास जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, एग्जेक्टिव ब्रांच है
जुडिशरी आपके पास ब्रांच है, इन तीनों के दरमियान में जो इम्बैलेंस पाया जाता है, जैसे हम इसको स्टडी करने लगेंगे ना तो आप कोई नई डायमेंशन एक्सप्लोर कर लेंगे। एक बात। दूसरा, ऑन अ लाइटर नोट, इसके ऊपर आप ये देखेंगे जो पाकिस्तान सिविल मिलिट्री जो रिलेशन है पाकिस्तान के अंदर, आप जब कभी भी 1947 से लेकर 2020 तक जाकर आप सिविल मिलिट्री रिलेशन को पढ़ने का और इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए कि क्यों एक इम्बैलेंस पाया जाता है, क्यों हारमनी नहीं है, क्यों हमारे स्टेबल सिविल मिलिट्री रिलेशन नहीं है पाकिस्तान में, तो आप एट द एंड देखेंगे कि एक नई डायमेंशन के साथ आप आ जाएंगे। इतने सारे लोगों ने इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू उठा के देख लें, कुछ का कॉमन है लेकिन कुछ का बिल्कुल डिफरेंट है। तो होता क्या है कि ये इस तरह की जो आपके पास रिसर्च होती है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी जब इस तरह की आप रिसर्च करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि प्रॉब्लम आपके पास क्या है, क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है। प्रॉब्लम डिफाइन होने के बाद और जैसे ही आप उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशन आपके सामने आ जाती है। उसके बाद बच्चों आपके पास है रिलेशनल, आपके पास रिसर्च है। देखें, रिलेशन रिसर्च के अंदर क्या होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स है ना, उनका ना कनेक्शन को एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है। अ स्टडी डेट इन्वेस्टिगेट द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कंसिडर रिलेशनल। आप इसके वर्ड से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, रिलेशनल रिसर्च होती है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का आपके पास जो रिलेशन होगा उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अच्छा, द वेरिएबल्स दैट आर कंपेयर्ड आर जनरली ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ग्रुप और द पॉपुलेशन। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। देखें, अब अगर फ़र्ज़ करो आप ये रिसर्च करने के लिए जाएं, ठीक है, कि म्यूज़िक चॉइसेस, यानी कि किन लोगों को कौन सा म्यूज़िक पसंद होता है, तो अब आप ये भी देखेंगे कि जो 10 साल से 15 साल के लोग हैं या 10 साल से 20 साल के जो बच्चे हैं उनको एक टाइप का म्यूज़िक पसंद होगा, 20 से 30 एक टाइप का म्यूज़िक पसंद होगा, और 30 से 50 में भी एक और टाइप का म्यूज़िक पसंद होगा, 50 से ऑनवर्ड जाएंगे तो आपके पास एक और टाइप का म्यूज़िक पसंद होगा। तो अब आपने क्या है, इसके अंदर आपके पास एज भी आपके पास इंक्लूड होगी, इसके अंदर आपके पास जेंडर भी आपके पास इंक्लूड होगा, और इसके बाद थर्ड में आपका एरा भी इंक्लूड होगा, आपके पास किस एरा के अंदर आप चल रहे हैं। तो अब आपने देखा है कि म्यूज़िक जो चॉइस के ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टू और मोर वेरिएबल्स का कनेक्शन आप देखेंगे। एज, अब जाहिर सी बात है जो बुज़ुर्ग लोग होंगे उनका आपके पास उनकी चॉइसेस जाहिर सी बात है पुराने सॉन्ग्स होंगे, थोड़ा स्लो लाइट म्यूज़िक होगा। जो आपके पास यंग पॉपुलेशन है उनको जैज़, रॉक या फिर आपके पास रैप म्यूज़िक पसंद होगा। इसी तरीके से जैसे आप फीमेल की तरफ जाएंगे तो उनकी चॉइसेस और डिफरेंट होंगी, ठीक है। सेम एज आप पोइट्री की दे सकते हैं। वेकेशन डेस्टिनेशन की जो चॉइसेस जो यंग वंस की होंगी वो ओल्ड वंस की मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। फिर इसके अंदर अगेन जेंडर का भी फ़र्क आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिलेशन कनेक्शन डेवलप करेंगे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों रिलेशन, आपके पास रिसर्च बोलते हैं। अच्छा, सोशोलॉजी स्टडी द को रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इन स्टडिंग आ सोशल इशू। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी ये जो वेरिएबल्स का वर्ड है ना, यहाँ पे सिर्फ मैंने वेरिएबल्स लिखा है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं आगे चल के आपको बताता भी हूँ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स का मैंने नाम लिया है यानी कि टू और मोर वेरिएबल्स, तो आप ये वो जो वेरिएबल्स हैं ना वो इंडिपेंडेंट है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका ख्याल कीजिएगा, क्योंकि वो आगे चल के जब हम कैजुअल रिसर्च पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम उसका जिक्र करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कैजुअल रिसर्च के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, आपके पास रिलेशन रिसर्च के अंदर नहीं आएगा। देखिए, कैजुअल रिसर्च सीधी सी एक रिसर्च है जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आपके पास एक्सप्लोर करती है, और ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को भी इसको हम कहा जाता है, ठीक, क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है फिनोमिना को। अब कॉज और इफेक्ट का रिलेशन है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक वेरिएबल होगा जो कॉज होगा और उसी की वजह से आपके पास क्या होगा, इफेक्ट प्रोसीड होगा, ठीक है। तो अब कैजुअलिटी को हम निकालने के लिए हम करते क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व वेरिएशन इन द वेरिएबल अज्यूम टू कॉज द चेंज इन द वेरिएबल्स एंड देन मेजर द चेंज इन द अदर वेरिएबल्स। कहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम वेरिएशन को स्टडी करें, किस में, एक वेरिएबल जिसको आपने अज्यूम किया है कि ये वेरिएबल कॉज पैदा करता है, और उसका जो उस कॉज का जो इफेक्ट है वो हम जाहिर सी बात है किसी दूसरे वेरिएबल में देखेंगे। तो ये जो कॉज और इफेक्ट का जो हमारे पास वेरिएशन आएगी वेरिएबल्स में, इसको स्टडी करने का नाम हमारे पास कैजुअलिटी है, ठीक है, एक कैजुअल रिसर्च आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स ऑन कैजुअल रिलेशनशिप्स इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स ऑन वन और मोर आउटकम वेरिएबल।
दिस टाइप ऑफ रिसर्च आल्सो डिटरमाइंस इफ वन वेरिएबल्स कॉज अनदर वेरिएबल्स टू अकर और चेंज। अब आपने यहाँ पे जाहिर सी बात है जो वेरिएबल्स हम लेंगे तो उसमें दो टाइप मैंने जैसे आपको जिक्र किए कि आपके पास एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और एक आपके पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए इतनी सी आपने बात याद रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि कॉज अ चेंज, जो कि कॉज की वजह बनेगा, ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जिसके अंदर आपकी चेंज नजर आएगा, डैट चेंजेस, जो कि चेंज होगा, वेरिएबल जो चेंज होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और जो वो चेंज की वजह बनेगा वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक हो गया जी। तो आपने इतनी सी पॉइंट इसको ना याद रखना। अच्छा, अब इसको हमने देखना हो तो एक बड़ी सीधी सी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि इलेक्शन जो कैंपेन है, अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास कैंडिडेट्स थे, दो कैंडिडेट फ़र्ज़ करो हम लेते हैं कि ए कैंडिडेट और बी कैंडिडेट, ठीक है जी। ए और बी कैंडिडेट आपके पास हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं, दोनों की कैंपेन हुई है। कैंपेन से पहले आपने एक पोल करवा लिया, एक कैंपेन के बाद आपने पोल करवा लिया। तो अब हुआ कुछ यूँ कि अब हमने देखना है ये कि कैंपेनिंग जो दोनों कैंडिडेट ने की, उस कैंपेनिंग की वजह से क्या जो आपके पास प्रेफरेंसेस है आपके पास दो की, ए की और बी की, क्या वो चेंज हुई है क्या नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि जनरल पब्लिक की आपके पास कैंपेनिंग की वजह से क्या उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हुई है कि नहीं हुई है। आपके पास दो कैंडिडेट थे, ए और बी। 10 लोग जो पहले कैंडिडेट ए को सपोर्ट कर रहे थे, क्या वो कैंपेनिंग अच्छी होने की वजह से या बुरी होने की वजह से उनकी राय में क्या आपके पास चेंज आया। तो इसको हम जब स्टडी करेंगे तो आपको कैजुअल रिसर्च होगा। तो हमारे पास मोटिव क्या होगा, हमारे पास कैंपेनिंग, कि हमारे पास कैंपेनिंग की वजह से हुई है कि नहीं हुई है। और कैंपेनिंग हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे वजह बनेगी। कैंपेनिंग की वजह से जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास क्या होगा बच्चों, कैजुअल रिसर्च होगी। आप इसको किसी भी तरीके से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सोशियोलॉजी पढ़ने का मज़ा यही है कि आप इर्द गिर्द देखें, आपको जो एग्जांपल सूटेबल हो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों अब ये यहाँ तक तो आपको ना लोकल बुक्स में आपको नज़र आती हैं ये वाली। उसके बाद जो टाइप ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये दो टाइप हैं। ये आपको नॉर्मली तौर पे बुक्स जो लोकल बुक्स हैं उनके अंदर नज़र नहीं आती, मैंने तो नहीं देखी किसी भी लोकल बुक के अंदर। तो ये एक आर्टिकल से मैंने ये दो पॉइंट निकाले हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, क्रॉस सेक्शनल आपके पास एक है और एक आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल। ये आपके पास दो टाइम बेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है ये सोशल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, टाइम का मलदखल होता है, यानी कि आपने रिसर्च करनी है टाइम के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। इन दिस आपके पास क्रॉस सेक्शनल आपके पास जो रिसर्च है, सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, इसके अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट स्टडीज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस हु हैव सेम ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट एट अ सिंगल टाइम। यानी कि अगर आपने सोशल इन्वेस्टिगेशन की एक सिंगल टाइम पे, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि डिफरेंट एजेस के हो सकते हैं, डिफरेंट आपके पास सेक्ट के हो सकते हैं, डिफरेंट आपके पास जेंडर, मुख्तलिफ जेंडर के हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है उसके अंदर, सिर्फ आप एजेस को ही बुनियाद नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब उसके ऊपर जब आप सिंगल टाइम के अंदर अगर आपको स्टडी कंडक्ट करेंगे तो आपके पास वो क्रॉस सेक्शन खिलाई किस तरीके से, ये देखें, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। वी माइट चूज टू मेजर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द डेली वॉकर्स अक्रॉस टू एज ग्रुप्स over 40, under 40 and compare these two cholesterol levels among non walkers in the same age group। एक ग्रुप है जो कि 40 साल की उम्र में है, एक है जो अंडर 40 साल की 40 साल की एज है, ठीक है। दोनों जो है वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया जाता है किन के मुकाबले में, वो जो कि नॉन वॉकर्स हैं इन द सेम एज ग्रुप, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, आप मुख्तलिफ दो इंडिविजुअल्स हैं, दो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट एजेस के हैं, ठीक है, लेकिन सेम ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक के साथ सिंगल टाइम के अंदर अगर उनकी हम स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या कहला रही है, सोशल इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दैट इज क्रॉस सेक्शनल आपके पास कहलाएगी। ठीक हो गया जी। However, we would not consider the past or the future cholesterol levels, for these would fall outside the film। अब देखें, अब हमने ये तो नहीं चेक किया कि जो 40 की उम्र से नीचे के थे उनका पास्ट और उनका फ्यूचर कोलेस्ट्रॉल लेवल किस तरह चेंज हुआ, जो 40 से ऊपर के थे उनका पास्ट और फ्यूचर आपके पास कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे हुआ, उनकी हैबिट्स क्या थी, उनका खाना पीना कैसा था। तो हमने इन चीज़ों को किसी को भी नहीं देखा, हमने एक सिंगल टाइम के अंदर एक ही चीज़ को स्टडी किया, तो ये आपको क्या कहलाएगी, क्रॉस सेक्शन कहलाएगी।
अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर इसके क्या होगा कि सेम इंडिविजुअल्स होंगे, लेकिन हम उनकी जो सेम इंडिविजुअल्स होंगे, या फिर इन जनरल अगर आप लो तो सोसाइटी ले लो या इंडिविजुअल्स लेके चलते हैं, क्योंकि हमने एग्जांपल भी इंडिविजुअल्स की देनी है। तो इंडिविजुअल्स अगर आपके पास हों, ठीक है, तो उनका हमने क्या जो हमने स्टडी करना है उनको हमने रिपीटेडली करना है और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम करना है। अच्छा, ये यूँ भी होता है इस रिसर्च के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कि सालों तक चलती रहती है ये, ठीक है, ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ आ जाए। तो अगर आपके पास इंडिविजुअल्स हों, सेम इंडिविजुअल्स हों, और उन्हीं को रिपीटेडली उन्हीं के ऊपर बार बार फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च की जाए, स्टडी की जाए, तो रिजल्ट जो आपके पास निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल आपके पास रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर आते हैं वो। In a longitudinal study, researchers conduct several observations of the same subject over a period of time, sometimes lasting many years। ठीक है, तो साल भी लग जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 10 साल भी लग सकते हैं इस रिसर्च को कंडक्ट करते करते, ठीक है, क्योंकि आपके पास इवॉल्व होती रहती है, आप देखते रहते हैं टाइम पीरियड। आपने इसको थोड़ा सा, अगर आपने पेंडुलम की वो की हो ना, आपने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया हो अपने स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर, तो आपने देखा होगा आप रिपीटेड बार बार उसको चेक करते हैं ताकि आप क्या करते हैं, एक्यूरेसी की तरफ जा सके। आप ये इसकी छोटी सी, अगर आप इसको थोड़ा सा सिमिलर वे के अंदर आप इसे समझना चाहें तो आप इसे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे ऐसे ही होता है, हम बार बार उसकी रेपिटेशन को चेक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो माइट चूज टू लुक एट द चेंज इन द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अमंग द वुमेन ओवर 40 who walk daily for a period of 20 years, ठीक है। The longitudinal study design would count for the cholesterol levels at the onset of a walking regime and as she walking behavior continued over time। अब यहाँ पे हमारे पास फ़र्क है, जो हमने उधर देखा था क्रॉस सेक्शनल के अंदर और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या फ़र्क, एट द एज इन द कोलेस्ट्रॉल लेवल अमंग द वुमेन ओवर 40 who walk daily for a period of 20 ईयर। अब 20 ईयर तक जो 40 साल की ऊपर की जो औरतें थी, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमने कंटिन्यूसली चेक करने के बाद जो हम कुछ करेंगे वो आपके पास क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल आपके पास रिसर्च के अंदर आएगा। हम उसी टाइम नहीं बता देंगे कि ये 40 से ऊपर की औरतें हैं, ठीक है, ये वॉक करती हैं तो ये होगा। अब हम 40 साल तक के उसके साथ साथ जो बाकी ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, जो पैटर्न उनके साथ अटैच रहेंगे 40 साल तक, कि 40 साल तक वॉक करने के बाद ये कोलेस्ट्रॉल लेवल में कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, उनको हम जब स्टडी करेंगे तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपके पास ये टॉपिक था आज का हमारा, जिसके अंदर हमने आज बेसिक्स पढ़ी हैं कि सोशोलॉजिकल रिसर्च इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और उनकी टाइप्स क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च पे होगा, जो कि 10 नंबर का सवाल आपके पास 2020 के अंदर आ चुका है, जनरल से सवाल है, ठीक है, तो ये आपको करवाना है। उसके बाद बच्चों आपका जो हमारे पास सोशोलॉजिकल जो रिसर्च डिज़ाइन है उसका जो स्टेप्स हैं उसको भी ऊपर हमारा एक लेक्चर होगा, ठीक है। नंबर जो आपके पास, फिर उसके बाद मज़ीद उसकी कुछ टाइप्स हैं, हमने उसके मेथड्स देखने हैं कि मेथड्स हमने किस तरीके से करने होते हैं, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट आएगा आपके पास, जिसके अंदर सर्वे आपके पास आ जाएगा, फिर टाइप्स ऑफ सर्वे हमने थोड़ी सी उसके अंदर देखनी है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखना है, केस स्टडी देखना है, एक्सपेरिमेंट देखना है, ये कुछ चीज़ें हमने देखनी है। तो ये तकरीबन 5 एक लेक्चर इसके होंगे, ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन या एक कम से कम एक क्वेश्चन, ज़्यादा आपके पास मे बी शायद 1.5 आ जाए, एक पार्ट आ जाए और एक पूरा क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह की कोई ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टडी हुई तो मैं ट्रैक टू सक्सेस पेज के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा डेफिनेटली। और आज ऐसे का मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे के जो आउटलाइंस और आर्गूमेंट्स का जो हमारी सीरीज़ है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मज़ीद आप बेहतर करना चाहते हैं कि उसमें मुझे ज़रूर सजेशन ज़रूर दीजिएगा, उन पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि मतलब नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करते हुए क्या क्या चीज़ों का मज़ीद ख्याल रखना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।